प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर पाषाणकालीन संस्कृति, जिसका उपभाग है मध्य पाषाणकालीन संस्कृति। इससे पहले हमने पढ़ा था पूरा पाषाणकालीन संस्कृति और उसकी जो व्यवस्था थी, स्थान थे, उसका कार्यकाल था, उसको हमने पढ़ा। और आज है मध्य पाषाण काल। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में हुई, जब सीएल कार्लाइज ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। मध्य पाषाण युग के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए थे। इसको माइक्रोलिपिक या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। इस युग को आखेटक यानी शिकारी व पशुपालन काल के रूप में जाना जाता है। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ सन 1968 से 1970 तक बीएन मिश्र द्वारा उत्खनन का कार्य करवाया था। मध्य प्रदेश में पंचमगढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं, जिसका नाम है जम्बूद्वीप और डेरोथोद्वीप। पशुपालन मध्य पाषाण काल से ही शुरू हुआ था। इसका प्रथम साक्ष्य आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अब है मध्य पाषाणकालीन स्थल भारत में। बागोर राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित है। लंगनगंज गुजरात में, सराय नर राय उत्तर प्रदेश में, मदहा उत्तर प्रदेश में, वीरभानपुर पश्चिमी बंगाल, आदमगढ़ होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश, पंचमगढ़ी मध्य प्रदेश, जल्लाहली कर्नाटक, टेरी तमिलनाडु। इस प्रकार मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में गैरिक मर्दभांड पात्र यानी ओसीपी, यह संस्कृति गंगा जमुना 2 आब में शुरू हुई थी। विशिष्ट मर्दभांड के साक्ष्य हस्तिनापुर व अंतरजी का खेड़ा से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का सर्वप्रथम पालतू पशु था। यह कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल आ चुका है, जो कि पशुपालन का प्रथम साक्ष्य है। यानी मध्यकाल में सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते का पालन किया था। स्तंभ गर्त का अर्थ निवास योग्य ऐसे फर्श जिसमें स्तंभ हो और ऊपर की छत की व्यवस्था हो। विश्व का प्राचीनतम वृक्षारोपण का प्रमाण सांबर झील में प्राप्त हुआ। ये भी मध्यकाल का एक भाग है। इस प्रकार मध्य पाषाण युग के स्थल बहुत ही उत्कृष्ट मात्रा में पाए गए और उत्तर पाषाण युग का अंत होने के पूर्व आसपास हिमयुग के अंत के साथ ही हुआ और संपूर्ण विश्व में भारी जलवायु परिवर्तन हुए। जलवायु गर्म और शुष्क हो गई, जिसमें तेज हवाओं का भी दौर चल रहा। जलवायु के परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए। मानव इन नए क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगा, जहां मौसमी वर्षा के कारण घनी वनस्पति बनी रहे। जलवायु के परिवर्तन का प्रभाव प्रस्तर उपकरणों पर ही दिखाई देने लगा। इसमें प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्म पाषाण यानी माइक्रोलिथी उपकरणों में आयुध का प्रारंभ दिखाई देने लगा, यानी पत्थरों को हथियार के रूप में काम में लिया जाने लगा। उपकरणों के निर्माण में एक विशेष तकनीक का प्रयोग आरंभ हो गया। इस तकनीक को विद्वानों ने नाली अलंकरण तकनीक कहा, जिसमें फलकों को तीक्ष्ण धार से घिसा जाता था और आवश्यकता पड़ने पर हत्था लगाने की व्यवस्था भी की जाती थी। इकदार, फलक वेदनी, अर्धचंद्राकार, संबलन, बेलनाकार छोटी ब्यूरिन विपरिष्कृत उपकरणों के उदाहरण हैं। ये मध्य पाषाण काल में मिले थे।
इसके अतिरिक्त लघु उपकरणों के निर्माण में दबाव तकनीक, घात प्रतिघात तकनीक यानी दांतेदार उपकरण का निर्माण और फ्लूटिक तकनीक, नुकीला सिरा बनाने की तकनीक का प्रयोग पाषाण युगीन मानव की महत्वपूर्ण रचना थी। ये मध्य युग का परिणाम था। मध्य पाषाण काल के स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, केंद्रीय और पूर्वी भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं एवं कृष्णा नदी के दक्षिण में भी है। इन पुरा स्थलों का क्षेत्रीय वर्गाकार भी किया गया। पश्चिमी उत्तरी विंध्य, मध्य गंगा की घाटी, पूर्वी एवं दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान के बागोर और बूढ़ा पुष्कर, बाड़मेर में तिलवाड़ा, पाली में सोजत, कनवास, जोधपुर के बुजावड़, चामू, कायलाना, भीलवाड़ा में नीम बहेरा, बागोर के उत्खनन से मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ व भीमबेटका के शिलाश्रय, सिद्धि के बागोर के शिलाश्रय, उत्तर प्रदेश के मेहराना पर इस प्रकार ये संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इस युग में मानव ने नए आवास बनाए। भौतिक स्थिति के आधार पर इनको 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे खुले स्थान में बने आवास, बालुकामय स्थलों में बने आवास, समुद्र तटीय स्थलों में बने आवास, पहाड़ों एवं गुफाओं में बने आवास, नदी तट पर बने आवास, झीलों के तट पर बने आवास। इस प्रकार 6 भागों में विभक्त किया गया। अब है तिथि क्रम। राजस्थान के बागोर के अवशेषों का समय लगभग 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। सांबर के जमाओं के अध्ययन से इस काल की तिथि 7000 से 6000 ईसा पूर्व ज्ञात होती है। विद्वानों ने मोटे तौर से मध्य पाषाणकालीन संस्कृति का समय माना है और मध्य पाषाणकालीन निवास स्थान व जीविका। इस युग का मानव विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के स्थानों पर टोलियों में रहता था। सबसे पुराने निवास का अवशेष बेलन घाटी में चौपनी मांडो नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो झोंपड़ी निर्माण पर प्रकाश डालता है। प्रतापगढ़ जिले के मदा तथा सरायनार से प्राप्त स्तंभ गर्त रहने के फर्श पर ऐसे गर्त जिसमें स्तंभ गाड़े गए हो और उन पर छत बनाई गई हो, आवासीय झोंपड़ियों के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। बागोर इस काल का सबसे बड़ा आवास स्थल है, जहाँ संभवतः फर्श बनाने के लिए पत्थर लाए गए। वातावरण में हुए परिवर्तन के कारण नई नई वनस्पतियों का जन्म हुआ। बड़े बड़े जानवरों की समाप्ति और छोटे जानवरों का प्रादुर्भाव हुआ। मानव फिर भी कृषि क्रम से बिल्कुल अनभिज्ञ था अभी तक। यद्यपि उसके भोजन में जंगली अनाज के दानों के समावेश के उदाहरण प्राप्त होते हैं, कंद, मूल, फल इत्यादि। यद्यपि शिकारी शिकार कर अपनी मुख्य आजीविका और जीविका चलाता था, तथापि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य हमें बागोर भीलवाड़ा के उत्खनन में दिखाई देता है। प्राणी जातीय अवशेषों में कछुआ, तरह तरह के हिरण, भैंस और नीलगाय के संकेत मिलते हैं, जो संभवतः मनुष्य का भोजन थे। विशेषज्ञों ने जीव जंतुओं की कम से कम 14 भिन्न भिन्न जातियों को पहचाना है, जिनमें से संभवतः 50% पालतू जानवर लिए गए थे। चौपनी मांडो और लौरा बेर से चावल के दानों के प्राप्त अवशेष और बागोर से प्राप्त सिलबटे भोजन निर्माण की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालते हैं। मध्य पाषाणकालीन सामाजिक और धार्मिक भाव। तथ्ययुगीन मानव यह समझता था कि मनुष्य के व्यवहारिक जीवन का अंत मृत्यु के साथ नहीं हो सकता, अतः उसने मानव शरीर को सुनियोजित तरीके से दफनाया। गंगा घाटी के मध्य पाषाणकालीन अवशेषों में सारे नर कंकाल सम्यक रूप से दफनाए गए प्राप्त होते हैं। मृत्यु के उपरांत भी मनुष्य की आवश्यकताएं बनी रहती हैं। यह सोचकर आवश्यकता की वस्तुएं जैसे औजार, मांस आदि भी उसके शौक के साथ रखे गए। और विश्व के संदर्भ में देखें तो मिस्र में जो एक कब्र की खुदाई की गई थी, उसमें ये औजार,
गहने, आभूषण, खान पान की वस्तुएं वहाँ पर भी मिली। उसी प्रकार ये भारत में भी मिली थी, औजार, मांस इत्यादि। भीमबेटका लग्नांश, बागोर, बदई, खोर से भी ऐसे स्वादानों की प्राप्ति हुई। विस्तीर्ण, मुड़ा हुआ एवं अस्थि स्वादान अलग अलग प्रकार के मृतक संस्कारों की जानकारी देते हैं। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साथ गुफा चित्रकारी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इस चित्रशैली कला का अभी बहुत व्यवस्थित अध्ययन नहीं हो पाया। प्रागैतिहासिक कलाकृतियों के अवशेष तो कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, परंतु मध्य प्रदेश का भीमबेटका स्थल इसका विशेष नमूना है। यह भोपाल के पास दक्षिण में विंध्य पर्वत पर स्थित है। यहाँ के शैलाश्रयों और गुफाओं में लगभग 500 से भी अधिक चित्र मिले हैं, जिसमें आखेट, नृत्य और युद्ध की गतिविधियाँ चित्रित की गई है। कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पक्षी और पशु वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। भीमबेटका के अतिरिक्त चंबल नदी घाटी क्षेत्र में स्थित चतुर्भुज, नाल, मंदसौर, अलनिया, कोटा, साजा, बूंदी के शैलाश्रयों की जानकारी मिलती है। इस प्रकार इन पहाड़ों में चित्रांकन के लिए अनेक रंगों का प्रयोग तो नहीं किया गया, सामान्य रूप से गैरवा रंग का उपयोग अधिक मिला है। इसके अतिरिक्त भीमबेटका पीले काले रंग का प्रयोग भी किया गया। तकनीक की दृष्टि से अधिकांश खुरच कर चित्रांकन किया गया। शैली, तकनीक और वर्णीय विषय के आधार पर प्रागैतिहासिक काल के 3 चरण दिखाई देते हैं। विशालकाय जानवरों के आकारों का अंकन करने वाली प्रागैतिहासिक चित्रकला, पालतू जानवरों यानी बैलों का अंकन करने वाली परिवर्तित ताम्र पाषाणिक चित्रकला, युद्धरत मानवों के समूह का अंकन करने वाली ऐतिहासिक चित्रकला, जहाँ साथ में कई बार शंख लिपि अथवा ब्राह्मी के लघु लेख भी प्राप्त हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि बेलन घाटी और नर्मदा घाटी के मध्य भागों में प्रागैतिहासिक की संस्कृतियाँ क्रम से प्राप्त होती है, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर है नवपाषाण काल। आज इतना ही, और नवपाषाण काल हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, उनका काल, उनकी विशेषताएं